Hello, good morning everyone. Once again, I welcome you all in this lecture on the theory of production which pertains to returns to scale, a graphical exposition. आप सबका स्वागत है इस लेक्चर में जो कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर है और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में रिटर्न्स टू स्केल की बात कल हम लोगों ने की थी और उसका एक मैथमेटिकल तरीका आप लोग को बताया था कि कैसे होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन होता है और उसमें जो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि फर्म जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंतर्गत ऑपरेट कर रही है। लेकिन आज हम लोग मैथमेटिकल तरीके से हट के ग्राफिकल एक्सपोजिशन पर जाते हैं कि किस प्रकार से हम ग्राफ के माध्यम से रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं और खासकर जब आप कंपटीशन वगैरह देने जाते हैं तो आपको हर ऑल्टरनेटिव तरीका पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को एग्जिबिट करने का, किसी भी चीज़ को इलस्ट्रेट करने का, किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने का। क्योंकि कंपटीशन जो है उसमें ये नहीं पता किस फॉर्म में वो आपसे कुछ सवाल पूछे। और आजकल जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो गए हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें जब तक हर फॉर्म आपको नहीं पता आप हो सकता है सवाल का उत्तर ना भी दे पाए। तो ये हम लोग का भी दायित्व बनता है और आपका भी दायित्व बनता है कि लगभग हर ऑल्टरनेटिव फॉर्म को थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के कवर करें। कई बार बड़ा बोरिंग सा लगता है कि भाई वही चीज़ हमको बार बार पढ़नी पड़ती है, लेकिन एक नए एंगल के साथ, एक नए व्यू पॉइंट के साथ आप उसे देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये अपने आप में एक नया अनुभव है। पढ़ना और समझना और लेक्चर को सुनना इतना आसान नहीं है, बहुत बोरिंग है। लेकिन फिर भी आपके कहने से मैंने लेक्चर्स को छोटा कर दिया है और कोशिश रहेगी कि वो बोरियत आपकी ना हो और आप आराम से लेक्चर को सुने, समझें, लिखें, रजिस्टर के ऊपर ज़रूर कॉपी करें। आप में से कई लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं कि सर हमने ये लेक्चर कर लिया है, सुन लिया है, असाइनमेंट भी किया है। बहुत अच्छी बात है। अपने असाइनमेंट रजिस्टर को दुरुस्त रखें और जैसे यूनिवर्सिटी खुलेगी तो हम आपके असाइनमेंट रजिस्टर को देख भी लें, और नहीं तो कोई और वाया मीडिया भी निकाल के उसे चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम लोग चलते हैं उसी रिटर्न्स टू स्केल पे एक ग्राफिकल एक्सपोजिशन, और इस ग्राफिकल एक्सपोजिशन में यहाँ पे ये तीनों लॉस को हमने डिस्कस किया एक एक करके बारी बारी से। पहले हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को लिया। हमने कल आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ओपी प्रोडक्ट लाइन है, यानी फर्म ने ये प्रोडक्ट लाइन चुनी है और यहाँ पे जो भी फर्म के लिए ऑप्टिमल कैपिटल लेवर रेशियो है वो उसने सेलेक्ट किया हुआ, और इस ओपी प्रोडक्ट लाइन के ऊपर कैपिटल लेवर रेशियो कांस्टेंट है, यानी स्लोप इस प्रोडक्ट लाइन का कांस्टेंट है। और स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इसके हर पॉइंट पे MRTS भी कांस्टेंट है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और अगर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इसके हर पॉइंट पे फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ये आइसोक्लाइन कहलाती है। तो जो भी आप प्रोडक्ट रे, एक्सपेंशन पाथ, प्रोडक्शन पाथ, आउटपुट पाथ, एक्सपेंशन पाथ ऑफ आउटपुट, OP या OR जो रे है, पहले OR आपको बताया था, ये जो प्रोडक्शन पाथ है ये आपको बताएगा कि फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इस पाथ के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। The firm is expanding its production along this path और इस पर एक फिक्स कैपिटल लेवर रेशियो उसे सेलेक्ट कर रखा। अब अगर फिक्स कैपिटल लेवर रेशियो सेलेक्ट कर रखा तो इसका मतलब ये है कि जिस प्रोपोर्शन में लेबर बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में कैपिटल बढ़ेगा, तभी कैपिटल लेवर रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे होमोजेनस हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिया हुआ। और हमने कल बताया था कि कई बार नॉन होमोजेनस जो होता है, अगर वो होमोथेटिक है तो भी हम उसे आइसोक्लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा ये है
कि आप एक फिक्स अनुपात पे अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं। कैपिटल लेबर रेशियो का एक फिक्स अनुपात लिया, यू आर नॉट चेंजिंग द कैपिटल लेबर रेशियो, यू हैव अज्यूम्ड द फिक्स कैपिटल लेबर, और ये कैपिटल लेबर रेशियो आपको हर पॉइंट पे इस प्रोडक्शन पाथ का मिलेगा। और दूसरे शब्दों में हम इसे कहते हैं कि आइसोक्लाइन है, और इस आइसोक्लाइन पे MRTS भी फिक्स है, कांस्टेंट है। तो MRTS कैपिटल लेबर रेशियो के बराबर है, और MRTS हमने बताया था माइनस डेल्टा के बाई डेल्टा है, वो कैपिटल लेबर रेशियो के बराबर है। तो सारा खेल इस प्रोडक्शन लाइन पर है, और जो भी प्रोडक्शन पाथ ओपी है, ये जो भी प्रोडक्शन फंक्शन ट्रेस करेगी वो होमोजेनस होगा और यह होमोथेटिक होगा। तो सबसे पहले हमने बहुत सिंपल टाइप ऑफ रिटर्न्स टू स्केल लिया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हमने कल बताया था आपको कि अगर आप लेबर को और कैपिटल को डबल कर दें तो आउटपुट डबल हो जाएगा, लेबर और कैपिटल को ट्रिपल कर दें तो आउटपुट ट्रिपल हो जाएगा। वो चीज यहाँ आइसोक्वेंट पे दिखाई है। देखिए IQ आइसोक्वेंट जो है वो 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट हमने बगल में देख लिया। I1 Q1 कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 यूनिट। I2 Q2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 300 यूनिट। अब IQ लें तो वो प्रोडक्शन पाथ को स्मॉल a पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे O के लेबर है, OL कैपिटल, और आपको 100 यूनिट्स मिल रहा है। आउटपुट हम आइसो पॉइंट में बाहर से इंसर्ट करते हैं और वो फिक्स रहता है, एक आइसो पॉइंट के किसी भी पॉइंट पे आए आउटपुट 100 ही रहेगा। अब जब आप लेबर को डबल कर रहे हैं और कैपिटल को डबल कर रहे हैं, आउटपुट भी डबल हो जा रहा है, आप A से B पे पहुंच गए। इसी तरह से आपने लेबर ट्रिपल किया, कैपिटल ट्रिपल किया, आउटपुट 3 टाइम्स हो गया। I2 Q2 आप पॉइंट C पहुंच गए। तो जो सबसे बड़ी चीज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में कि ये जो डिस्टेंस है वो A B B C ये फिक्स है। यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट रिटर्न्स टू, इट इंप्लाइज दैट इनपुट एंड आउटपुट इंक्रीजेस इन द सेम प्रपोर्शन। जिस प्रपोर्शन में इनपुट बढ़ रहा उसी प्रपोर्शन में आउटपुट बढ़ रहा, और इसका मतलब ये है कि OA इक्वल टू AB इक्वल टू BC, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं है। अगर OA 1 सेंटीमीटर है, AB 1 सेंटीमीटर है, BC 1 सेंटीमीटर। और यहाँ नीचे लिखा दिस इक्वालिटी शोज एज इनपुट्स आर डबल्ड आउटपुट टू इज डबल्ड। इनपुट को जब हम डबल कर रहे हैं इनपुट्स को, आउटपुट भी डबल हो। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है जिसमें इनपुट और आउटपुट सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि डिस्टेंस OA AB BC ये तीनों बराबर है, ये याद रखिए। अब सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है, मुझे भी बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप कई सारे कर्व्स और पॉइंट इंसर्ट करते हैं तो गैप बहुत कम रह जाते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, थोड़ा रुक के हम आगे बढ़ रहे हैं। OX पे लेबर है, OY पे कैपिटल है, और प्रोडक्शन पाथ पहले की तरह OP है। यहाँ पे एक डॉटेड कर्व बनाया गया है आइसोक्वेंट, और वो आइसोक्वेंट जो है अगर आप ध्यान से देखें तो I डैश Q डैश है, और वो आइसोक्वेंट डॉटेड वाला इसलिए बनाया गया है कि अगर आप लेबर को डबल कर रहे हैं और कैपिटल को डबल कर रहे हैं तो आउटपुट डबल नहीं हो रहा। I डैश Q डैश, Q डैश के आगे देखिए लिखा 250, और ध्यान से देखिएगा। तो जब आपने लेबर को डबल किया और कैपिटल को डबल किया तो आप पॉइंट बड़ा ध्यान से देखिएगा, B डैश एक पॉइंट बना हुआ, तो B डैश वो पॉइंट है जब आप लेबर को डबल कर रहे हैं और कैपिटल को डबल कर रहे हैं, और वो B डैश पॉइंट OP रे पे लाई कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, रहेगा, बना भी लीजिए आप। एक्सिस, X एक्सिस पे लेबर है, Y एक्सिस पे कैपिटल है,
और डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमें हर बारीकी डायग्राम की दिखानी है, और जब तक ये बारीकी आपको क्लियर नहीं होगी आपका डायग्राम अधूरा रहेगा, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रहेगी। तो आपकी नॉलेज पूरी रहे, आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लें, समझ लें, इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें कोशिश की है कि आई शुड बी एबल टू पोर्ट्रे ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स स्केल। तो पहली चीज तो वही है, OLO के आप ए पॉइंट पर हैं, प्रोडक्शन पाथ के OP। फिर आपने लेबर डबल किया, कैपिटल डबल किया, अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, तो जब लेबर डबल करेंगे, कैपिटल डबल करेंगे तो आउटपुट मोर देन डबल हो जाएगा। इसीलिए आप पॉइंट बी पे नहीं, बी डैश पे पहुंचे। कहां पे? बी डैश। और वो बी डैश डॉटेड लाइन पर लाई कर रहा, आई डैश क्यू डैश पर, और वो डॉटेड लाइन प्रोडक्ट लाइन को जहां पे काट रही है, OP को काट रही है, वो बी डैश पॉइंट। थोड़ा सा हट के बी डैश बना हुआ क्योंकि वहां जगह नहीं है। तो बी डैश पॉइंट वो है जहां आई डैश क्यू डैश OP लाइन को काट रहा है, और वहां पे देख सकते हैं कि लेबर डबल है, कैपिटल डबल है, आउटपुट मोर देन डबल है, 250। यानी जब आपने इनपुट्स को डबल किया और आउटपुट मोर देन डबल हो गया। तो इंक्रीजिंग रिटर्न हमें शो करना है, तो एक उसके बाद आइसोकेंट और इंसर्ट किया जो डॉटेड लाइन के नीचे है, वो है I1Q1, और I1Q1 प्रोडक्ट लाइन को काट रहा है बी पॉइंट पर। बड़ा ध्यान से देखने की जरूरत। I1Q1 कहाँ काट रहा है? बी पॉइंट पर, OP प्रोडक्शन पाथ। वो बी पॉइंट देखिए बड़ा ध्यान से, क्योंकि देखेंगे तो दिखाई आपको देगा। I1Q1 कंटिन्यूस कर रहा है, उसके बगल में 200 लिखा है, उससे नीचे वाले के 100 लिखा है, और वो बी पॉइंट पे काट रहा है। तो यानी जब आपने लेबर और कैपिटल 2 टाइम से कम इंक्रीज किया, 2 टाइम से कम, तो आउटपुट डबल हो गया। और 2 टाइम से कम का मतलब है आप 1.75 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं लेबर कैपिटल। तो बी पर लेबर, क्योंकि 2 टाइम्स कहाँ इंक्रीज हो रहा? बी डैश पर। लेबर कैपिटल कहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहे हैं? बी डैश पर। बी पर क्या है? लेबर कैपिटल हैज इंक्रीज लेस देन 2 टाइम्स, लेकिन आउटपुट 2 टाइम्स बढ़ गया। यानी इनपुट्स आपने 2 गुना से कम बढ़ाए, 1.75 टाइम मान लीजिए बढ़ाए, लेकिन उत्पादन 2 गुने बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले OA-AB बराबर था पिछले डायग्राम में, जो यहाँ पे OA-AB बराबर नहीं है। बी पॉइंट OA-AB डैश यहाँ बराबर है। बराबर क्या? OA-AB डैश, क्योंकि वहां 2L2 के। तो यहाँ पर जो आउटपुट डबल हो रहा है वो आइसोपॉइंट I1Q1, और वो पॉइंट बी पे काट रहा है। तो बी पॉइंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल से कंपेयर करेंगे तो बी पॉइंट अब नीचे आ गया। पहले बी और बी डैश एक था CRS में, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में बी डैश एक नहीं है, बी नीचे आ गया बी डैश के, यानी बी ए के और करीब आ गया। तो डिस्टेंस कौन सा बड़ा हुआ? OA इज ग्रेटर देन AB। OA इज ग्रेटर देन AB। इसी तरह से अगर I2Q2 आप खींचेंगे तो पॉइंट C जो है वो C डैश से और बहुत नीचे हो गया। पहले 3 टाइम्स लेबर बढ़ाते थे, 3 टाइम्स कैपिटल, तो 300 होता था, लेकिन अब 400 हो रहा। अब 300 इसके अंदर और पहले हो रहा, इसलिए वो C डैश एक नहीं है, अब C और नीचे आ गया। तो OA इज ग्रेटर देन AB इज ग्रेटर देन BC। ये इनइक्वालिटी दिखाने के लिए मुझे डायग्राम एक्सपेंड करना पड़ा, नहीं तो हम नहीं दिखा सकते।
पिछले डायग्राम को अगर आप तुलना करें सीआरएस से तो वहां 3 कर्व बने हैं, आपने लेबर डबल किया और कैपिटल डबल किया, आउटपुट डबल हो गया। फिर आपने लेबर ट्रिपल किया और कैपिटल ट्रिपल किया, आउटपुट 3 टाइम्स बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पे जब आपने लेबर डबल किया कैपिटल डबल किया, आउटपुट 250 को 2.5 टाइम्स बढ़ गया। फिर आपने ट्रिपल किया, वो 400 हो गया। तो सवाल उठता है कि आउटपुट डबल कहाँ पे हुआ? 250 के नीचे होगा, और 250 के नीचे फिर आपको आइसोक्वेंट बनाना पड़ेगा, वो बनाया I1Q1। तो डॉटेड वाला सिर्फ इसलिए बनाया आपको ये दिखाने के लिए, जब हम लेबर कैपिटल डबल कर रहे हैं तो एक नया पॉइंट यहाँ पे ट्रेस होगा, वो है बी डैश, जो 250 यूनिट आउटपुट दिखाएगा, वहां से जो आइसोक्वेंट पास होगा, I', अब डबल आउटपुट कहाँ पे हो रहा है? बी पे, यानी इनपुट्स हम वहां पे 2 टाइम्स नहीं 1.75 टाइम्स या और कम हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस केस में जो बी पॉइंट है, बी और बी डैश अगर एक होते तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाता, लेकिन अब बी पॉइंट नीचे आ गया है जहां पे आउटपुट 2 टाइम्स बढ़ गया, लेकिन इनपुट 2 टाइम्स नहीं बढ़े। तो इसी तरह सी जो है सी डैश से और पीछे हो गया, तो इनइक्वालिटी ये बनेगी ओ इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। और ये इनइक्वालिटी आपको हमें दिखानी पड़ेगी कैसे बनी है। तो इसको दिखाने के लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस 2 एडिशनल आइसोक्वेंट, I डबल डैश Q डबल डैश I डैश Q डैश, और एक नए पॉइंट 2 बन रहे हैं बी डैश सी डैश। और ये बी डैश सी डैश पॉइंट दिखाने के लिए इसलिए दिखाए गए कि जब हम डबल कर रहे हैं लेबर कैपिटल तो आउटपुट 2 टाइम ज्यादा बढ़ रहा है, जब हम लेबर कैपिटल ट्रिपल कर रहे हैं आउटपुट 3 टाइम ज्यादा बढ़ रहा। तो आउटपुट सवाल उठता है डबल कहाँ हो रहा? डबल हो रहा है जहां लेबर कैपिटल हमने 2 टाइम से कम किया, और वो पॉइंट है बी। और आउटपुट ट्रिपल कहाँ हो रहा है? जब हमने लेबर कैपिटल को 3 टाइम से कम किया, और वो पॉइंट है सी। तो इस तरह से सी और बी डायरेक्ट डिटरमिन्ड नहीं है, इनडायरेक्टली डिटरमिन्ड है। पहले आप बी डैश सी डैश डिटरमिन करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखेंगे, और फिर आपको ये पॉइंट बी सी मिलेगा। और फिर ये इनइक्वालिटी आप लिख सकते हैं कि ओ ए बी से अधिक है और ए बी बी सी से अधिक। यानी जितने सब्सिक्वेंट आइसोक्वेंट बनेंगे इस प्रोडक्ट लाइन पर, अगर हम डॉटेड वाले हटा दें जो हैं, यानी I डैश Q डैश हटा दें, I डबल डैश Q डैश हटा दें, तो बाकी जो आइसोक्वेंट हैं वो पहले वाले आइसोक्वेंट के करीब आते जाए, तब वो डिस्टेंस कम होता है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। अब आइए तीसरे पे, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी उसी तरह से है। यहाँ पे क्या आपको दिखाना पड़ेगा कि जब आपने लेबर कैपिटल डबल किया है तो आउटपुट 2 टाइम से कम बढ़ा। अब आइए देखें, ये डायग्राम भी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उससे सिंपल है थोड़ा। लेबर कैपिटल जब OL ओके था तो आप A पॉइंट पे थे, जब लेबर कैपिटल डबल किया है तो B डैश पॉइंट मिला, और वो कितना आउटपुट दिखा रहा है? 150, 100 से 150 यूनिट बढ़ा I डैश Q डैश। यानी लेबर और कैपिटल डबल हुआ लेकिन आउटपुट 2 टाइम नहीं बढ़ा, आउटपुट 2 टाइम से कम बढ़ा। 2 टाइम्स कहां बढ़ा? I1Q1 पे जो पॉइंट B दिखा रहा। तो यानी अब जो B है ये B डैश के और ऊपर चला जाएगा। पिछली बार वो पॉइंट B डैश के नीचे आ गया था, तब O इज ग्रेटर देन AB हो गया था, लेकिन अब ये B पॉइंट B डैश के ऊपर चला गया तो O इज लेस देन AB हो गया, तो यहाँ लिखा हुआ। अब इसी तरह से जब लेबर कैपिटल 3 टाइम्स किया है तो आउटपुट 250 हुआ है,
300 नहीं हुआ। 300 कहाँ पे हुआ? सी पे। तो जब आपने लेबर कैपिटल 3 टाइम्स किया तो पॉइंट सी डैश मिला है, और वहां पे जो आइसोक्वेंट जा रहा आई डबल डैश क्यू डबल डैश वो 250 यूनिट्स आउटपुट दिखा रहा है। अब 300 यूनिट्स वाला आइसोक्वेंट और ऊपर चला गया, यानी सी सी डैश के ऊपर निकल गया। तो ओ ए इज लेस देन ए बी इज लेस देन बी सी। यानी इसमें अगर आप डॉटेड वाले आइसोक्वेंट हटा दें, आई डैश क्यू डैश आई डबल डैश क्यू डैश, तो जो पॉइंट आपको ए बी सी मिलेंगे, या और आगे आप डी ले लें, तो पॉइंट पिछले पॉइंट से दूर हो गया, यानी आइसोक्वेंट पिछले आइसोक्वेंट से और दूर होता चला जा रहा। और क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं, आउटपुट 3 टाइम्स 4 टाइम्स बहुत देर में जाके पड़ रहा है। तो ओ ए इज लेस देन ए बी इज लेस देन बी सी। तो आई डैश क्यू डैश आपको इसलिए बनाया गया है ये दिखाने के लिए कि वहां पे आपने लेबर कैपिटल डबल किया मगर आउटपुट डबल नहीं हुआ है, आउटपुट डबल से कम रह गया। डबल कहाँ पे हो रहा है? उससे ऊपर। तो इसलिए ओ ए इज लेस देन ए बी, नहीं तो आप दिखा नहीं सकते, खाली आप लिख दें रट लें, वो कोई फायदा नहीं। फिर आपने जब लेबर कैपिटल 3 टाइम्स किया तो सी डैश, वहां पे आउटपुट 3 टाइम्स नहीं बढ़ रहा, 250 है, 2.5 तक 3 टाइम्स और ऊपर बढ़ रहा है I2Q2 पे, वहां पे पॉइंट सी मिल रहा है। तो ए वहां पे है जहाँ 100 है, बी वहां पे है जहाँ 200 है, और सी वहां पे है जहाँ पे 300। बस फर्क इतना है कि इस बार बी बी डैश के ऊपर है, सी सी डैश के ऊपर। तो इस केस में जो सब्सीक्वेंट आइसोक्वेंट्स बनेंगे, जो ए के थ्रू जा रहा है, बी के थ्रू, सी के थ्रू, ये जो पॉइंट ए बी सी है ये और दूर होते जाएंगे। अगर आप डी बनाएंगे तो और दूर जाए, यानी 4 टाइम्स आउटपुट और जाके बहुत ऊपर जाके होगा। तो इसलिए डिस्टेंस हो इस तरह से आपको आइसोक्वेंट बनाने हैं आप, ओ ए शुड बी लेस देन ए बी शुड बी लेस देन, ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। OA should be less than AB should be less than BC, और अगर D point है should be less than CD. So this inequality shows as inputs are more than doubled, output is doubled. Inputs are doubled at B dash but output is doubled at B. Likewise inputs are tripled at C dash but output is tripled at C. यानी BC पॉइंट दूर होते जा रहे हैं इससे, इसलिए ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर। तो जब भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे तो OA should be less than AB should be less than BC, ये चीज हमें बताने की। तो ये तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, पहले आप कांस्टेंट रिटर्न पढ़िए वहां ABC क्या पॉइंट है, और फिर इंक्रीजिंग में जाइए, फिर डिमिनिशिंग पे आ जाइए, आपकी समझ में आ जाए कि ये डॉटेड लाइन क्यों इंसर्ट की गई। बगैर इसके एक्सप्लेनेशन पूरा नहीं हो पाएगा। किताबों ने ऐसे ही बना दिया है, बस ये दिखाने के लिए IQ है, फिर I1 Q1 B और दूर चला गया, फिर C और दूर, लेकिन उन्होंने अर्थ को नहीं समझाया कि जब हम लेबर कैपिटल डबल कर रहे हैं आउटपुट डबल नहीं हो रहा, डबल से कम हो रहा, डबल और उसके ऊपर होगा। इसलिए एक पॉइंट बी डैश इंसर्ट किया गया है बीच में जहां लेबर कैपिटल डबल दिखाया गया, और आउटपुट डबल उसके ऊपर हो रहा, वो पॉइंट बी है। तो यानी बी जो है वो ए के और दूर हो जाएगा, डबल से दूर हो जाएगा। तो तभी आप डबल से दूर दिखा सकते हैं, पहले ये दिखा दीजिए डबल हो रहा है कहाँ पे। और इंक्रीजिंग रिजल्ट में ये बी पॉइंट बी डैश के नीचे आ रहा, क्योंकि वहां पे आइसो पॉइंट 250 यूनिट दिखा रहा, 200 नीचे आ रहा। ये चीज दिखाने की जरूरत है, जो तमाम जगह पे मैंने किताबों में मिसिंग देखी, इसलिए ये डायग्रामेटिक एक्सपोजिशन इंपॉर्टेंट है। आप एक बार बनाएं, फिर खुद बना के देखें, और फिर तसल्ली कर ले, तब आगे जाएं, ये तो जाने से कोई लाभ नहीं। अब आइए कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अभी तक तो हमने आपको बताया है कि लॉन्ग रन में 3 लॉज हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल,
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू। अब ये जो रिटर्न्स टू स्केल है, इनकी उत्पत्ति का क्या कारण है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। 3 फैक्टर्स हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के, जो हमने यहाँ पे एन्यूमरेट किए हैं। पहला, इंडिविजिबिलिटी। डिविजिबल मतलब जो विभाज्य हो जाए, जो टुकड़ों में बढ़ जाए। इंडिविजिबिलिटी मतलब जो टुकड़ों में ना बटे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें शब्द ज्ञान पर बच्चे को जोर देने की जरूरत। अगर आपका शब्द ज्ञान अच्छा है, बहुत सी चीजें आप समझ जाएंगे। और शब्द ज्ञान के लिए मैंने कहा कि विल्फ्रेड फंक की किताब आप लोग पढ़ें, बड़ी अच्छी किताब है, 30 Days Toward More Powerful Vocabulary। कंपटीशन में काम आएगी। मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह जाएंगे। हिम्मत और हौसला रखने की जरूरत, शॉर्टकट नहीं है कोई। इंडिविजिबिलिटीज, रिटर्न टू स्केल का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंडिविजिबिलिटीज, यानी सर्टेन फैक्टर्स आर इनडिविजिबल, उसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ट्रक, 4 पहियों का ट्रक है, उसे आधा नहीं कर सकते कि 2 पहिया काट दे और 2 काम चल जाए। 20 से आधा कर दीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आपने ट्रक खरीद लिया तो ट्रक हो सकता है कि शुरू में फुल कैपेसिटी पे ना काम करे, लेकिन लॉन्ग रन में जब डिमांड बढ़ेगी तो वही ट्रक विदाउट एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप फुल कैपेसिटी यूज कर सकते। कई बार तो ट्रक को ओवर फुल कैपेसिटी हमने देखा है, बोरा वोरा डंडे लगा के मार भूसा ऊपर तक भर देते हैं। तो जब आप कभी ट्रक या कोई चीज ले, आदमी ये ध्यान में रख के लेता है कि आगे चल के भी इसका यूज है, और शुरू में हो सकता है फुल कैपेसिटी यूज ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में डिमांड बढ़ने से ऑप्टिमल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होगा, यानी बगैर एडिशनल एक्सपेंडिचर के यू गेट मोर रिटर्न, हायर रिटर्न। वही चीज यहाँ लिखी है कि सर्टेन फैक्टर्स आर इनडिविजिबल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड लाइक ट्रक। आप और भी फैक्टर ले सकते हैं। इन द लॉन्ग रन वन कैन मोर ऑप्टिमली यूज इट्स कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल एंड आउटपुट। लॉन्ग रन में उसी ट्रक को आप ऑप्टिमल कैपेसिटी यानी फुल कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। वो रॉ मटेरियल लाएगा, आउटपुट लाएगा, ले जाएगा, रॉ मटेरियल लाएगा, आउटपुट ले जाएगा। और इससे कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है आपको, लेकिन हायर रिटर्न्स मिल रहा। तो ये जो हायर रिटर्न्स हैं, इसकी वजह से इन लॉन्ग रन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। लेकिन ये इनडेफिनेटली नहीं चलते, मत सोचेगा कि इनडेफिनेटली चलेंगे। ये कारण है जो लॉन्ग रन में फर्म्स को इनडिविजिबिलिटी एक कारण है जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहा है। यानी फर्म को एक इंटरनल इकोनॉमीज मिल रही है, ये कहने का आंतरिक वित्तीयताएं फर्म को मिल रही है, इंटरनल इकोनॉमीज मिल रही है। दूसरा कारण है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर ऑटोमेटिकली टेक्स प्लेस इन द लॉन्ग रन, क्योंकि व्हेन यू एक्सपेंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं, यू आर ऑगमेंटिंग डिफरेंट कैपिटल एसेट्स, तो अपने आप डिवीजन ऑफ वर्क वहां पे या डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलेगा। वन डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्मिंग वन पर्टिकुलर टास्क, अनदर डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्मिंग अनदर पर्टिकुलर टास्क, उससे काम स्पीड अप होता है। उसी 4 घंटे में आप 10 यूनिट आउटपुट बना रहे हैं, और जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा वही 4 घंटे में 20 यूनिट आउटपुट बन जाए, 25 यूनिट आउटपुट बन जाए।
एक आदमी जब एक पर्टिकुलर काम करने लगता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और डिवीजन ऑफ लेबर आप देख सकते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में भी। मैं कई बार मार्केट जाता हूँ, बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ। ये जो तमाम लोग आप देख रहे होंगे सरिया काटते हैं, ग्रिल बनाते हैं। अब पता चला एक आदमी का काम है, सड़क किनारे बैठा है, उसने एक संसी से कस के अपना आ, उसको पकड़ रखा है आ, और लोहे के सरिये पे लगा रखा, और दूसरा आदमी हथौड़ा मारता उसको और सरिया कट जाता। तो छेनी को उसने कस के पकड़ रखा है और हथौड़ा मार रहा है छेनी पे दूसरा आदमी। डिवीजन ऑफ लेबर है। अब उसने दूसरी सरिया उठाई, उसके टुकड़े ऐसे ही कर दिए। तो एक का काम केवल संसी से छेनी पकड़ना, दूसरे का काम हथौड़ा चलाना। एडम स्मिथ ने भी जब अपनी किताब लिखी है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, क्योंकि ये डिवीजन ऑफ लेबर वहीं से लिया गया एडम स्मिथ की किताब से। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश का भ्रमण करके ये किताब लिखी है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब में ये एग्जाम्पल उन्होंने साइट किया है ऑल-पिन बनाने का। उन्होंने लिखा अपनी किताब में वॉल्यूम 1 में, शायद चैप्टर 1 ही है, डिवीजन ऑफ लेबर पे, कि किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रोडक्शन ऑगमेंट करता है। और माल्थस की उस बात को किनारे छोड़ दिया है, जिसमें उन्होंने एक ग्लूमी पिक्चर प्रेजेंट किया था कि जो पॉपुलेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ती है और आउटपुट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और एक टाइम आएगा जब पॉपुलेशन जो है दैट विल आउटपेस द फूड ग्रेड प्रोडक्शन। वो चीज किनारे हो गई। टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट बहुत चीजें किनारे कर दी, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ तो केवल एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट की बात है, इकोनॉमिक्स फर्म को कैसे। तो टेक्नोलॉजी सेम है, गिवन टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर से आउटपुट बढ़ रहा है। वन मैन ड्रॉज आउट वायर, एक आदमी तार खींचता है, अनदर स्टेट से दूसरा आदमी उसको सीधा करता है, और तीसरा काटता है उसको बीच से, टक 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 काटता चला जाता। चौथा जो है उसकी पॉइंट बनाता ऑल पेन के, और पांचवा उसके ऊपर टोपी बनाता हेड। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर, अगर एक ही आदमी इतने काम करेगा तो आप सोचिए कि प्रोडक्शन कितना कम हो जाए। तो जब आप डिवीजन ऑफ लेबर कर लेंगे, एक लेबर एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, तो एफिशिएंसी वर्कर्स की भी बढ़ जाती है, और इस डिवीजन ऑफ लेबर से प्रोडक्टिविटी और आउटपुट एनहांस करता है, जिसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न, प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। और तीसरा कारण है स्पेशलाइजेशन, कि जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे वर्कर्स विल बिकम स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइजेशन क्या है? बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमारे प्रोफेसर आई.डी. गुप्ता साहब ने बताई। स्पेशलाइजेशन मीन्स टू नो मोर एंड मोर ऑफ द लेस एंड लेस। प्रोफेसर आई.डी. गुप्ता साहब हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा इसको डिफाइन किया, टू नो मोर एंड मोर ऑफ द लेस एंड लेस, कि कम से कम चीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर। मेडिकल लाइन में देखिए ना स्पेशलाइजेशन, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट,
किडनी स्पेशलिस्ट, इतने ऑर्गन्स हैं और हर एक का अलग स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्योंकि एक आदमी मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता। टू नो मोर एंड मोर ऑफ द लेस एंड लेस, यानी कम सूक्ष्म चीज के बारे में आप अधिक जानकारी लें। और ये स्पेशलाइजेशन आपको जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नहीं मिलेगा। पीजीआई जाए वहां आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। और स्पेशलाइजेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे यहाँ पे जोर देने की जरूरत है स्पेशलाइजेशन। जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं है तब तक ये समझ लीजिए कि जो कोई भी पेशा खतरे से खाली नहीं है, और डॉक्टरी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां तो आदमी की जान का मामला है। तो डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन enhances again productivity and increasing returns. तो हर चीज में स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। एक शेर है मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के लिए ये कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे छिड़ा नहीं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे छिड़ा नहीं। वैसे स्पेशलाइजेशन के लिए भी कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, और ये वो नगमा है जो हर सांस पे छिड़ा नहीं जाता। अब स्पेशलाइजेशन नहीं है तब आप किसी दिन, और अगर आप अनस्पेशलाइज्ड डॉक्टर को अपनी बीमारी दिखा रहे हैं तो यू मे डाई समडे। क्या दवा दे दे पता नहीं। It is better to die at the hands of a physician than to be cured by a quack. ये इंग्लिश में कहा गया, एक फिजिशियन के हाथों मर जाना अच्छा बनिस्बत है कोई क्वेक अनस्पेशलाइज्ड डॉक्टर को आपके क्योर कर। अब दांत की प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको बताएगा क्या है। ऐसे आप कोई दवा ले खा लीजिए, आपका दांत दर्द थोड़ी दूर खत्म होगा, लेकिन ज्यादा आप वो दवा खाएंगे। लोग अक्सर आइबुप्रोफेन खाते हैं, पेन किलर है, लेकिन आइबुप्रोफेन के साइड इफेक्ट बहुत है। साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ के इसलिए दवा लेना चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइजेशन, इसीलिए तमाम ब्रांचेस हम लोग क्या बनाई गई, माइक्रो है, मैक्रो है, हर एक का टीचर अलग स्पेशलाइज्ड है, और वो जो लेक्चर में आपको बातें बताएगा वो आपको अन्यत्र नहीं मिल पाएंगे। ये वो नगमा है जो हर सांस पे छेड़ा नहीं जाता। तो ये मेन 3 कारण हैं। इनडिविजिबिलिटीज पहला कारण, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो एडम स्मिथ ने साइड किया, और स्पेशलाइजेशन भी उसी का आउटकम है जो एडम स्मिथ ने बताया। ये मत सोचिएगा कि हमें नहीं मालूम, आपको मालूम है, मगर आप एडम स्मिथ नहीं बन सकते। इसके बाद आते हैं कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसकी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए इकोनॉमिस्ट की यूनानिमिटी है कि ये कारण है जिनकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। लेकिन डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के लिए इकोनॉमिस्ट में कोई यूनानिमिटी नहीं है। यूनानिमिटी का मतलब है कि उनमें एक मतता नहीं है, एक मत नहीं है, और इसलिए जो भी संभव कारण है उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, प्लॉसिबल रैशनल बताया है। पहला है एंटरप्रेन्योर एज ए फिक्स फैक्टर,
कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो इन्वेस्टमेंट अंडरटेक कर रहा है, वो एक फिक्स यूनिट, और अगर उसे हम फिक्स मानते हैं तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड कर रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए उस प्रोडक्शन को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक घर पे छोटा बिजनेस चालू करें, एक व्यक्ति उसे नहीं चला सकता, परिवार उसमें लगता है, फिर वर्कर्स हायर करके लगते हैं। तो एंटरप्रेन्योर इज अ फिक्स फैक्टर। तो शुरू में शॉर्ट रन में ठीक है, एंटरप्रेन्योर सब देख रहा अपना कि उत्पादन ठीक हो रहा नहीं हो रहा, डिसीजन टेकिंग उसकी करेक्ट है। लेकिन जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतना एक्सपेंड हो जा रहा है, मार्केटिंग को भी वो देखे, रॉ मटेरियल को भी वो देखे, बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रोडक्शन को देखे, क्या क्या देखे वो, और वहां पे इनएफिशिएंसी जनरेट होती है। और ये चीज यहाँ लिखिए, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एंटरप्रेन्योर टू एफिशिएंटली कंटिन्यू कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कोऑर्डिनेट करे, कंट्रोल करे और सही निर्णय ले पाए हर बार। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि इनएफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर takes place and that leads to diminishing returns. Inefficiency in coordinating and controlling production activities. Coordinating and controlling production activities का मतलब है कि मैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन थे, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में तो वो देख रहा सही है, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप कैपिटल लेबर सब बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन फेलियर अक्सर हो जाता, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, सिंक्रोनाइजेशन करना मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में और रॉ मटेरियल लाने में वेरी वेरी डिफिकल्ट। शूमाकर ने किताब लिखी है, शूमाकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उनका ये कहना है कि जो छोटी है चीज वही सुंदर, यानी वो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन फेवर है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन को एक एंटरप्रेन्योर नहीं देख सकता। और अगर एक एंटरप्रेन्योर देख रहा है तो फिर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज बहुत मुश्किल हो जाती है। और चूंकि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो आपको डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। आपने अधिक माल बनवा दिया, बाजार में नहीं बिक पाया, तो आपको प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल आपको सही नहीं मिला, आपका प्रोडक्शन कम हो गया। बहुत चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सिंपल एक्टिविटी नहीं। सबसे सिंपल है कंजम्पशन, बाजार गए, माल लाए, आपने खा लिया, आपको पता ही नहीं चला। टूथपेस्ट आप ले आए, उस पेस्ट को बनाने में कितनी ताकत लगी है और किस तरह से मार्केटिंग हुई है, इस पे कभी सोचिए, सोचिए इस बात पे, तब आपको उत्तर मिलेगा कि हाँ, ये प्रॉफिट कमाना बहुत आसान नहीं है, बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है। आदमी परेशान रहता है, जब नौकरी करता है बहुत परेशान रहता है कि अरे ये अगर प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन सही होना चाहिए। तो पीपल आर डीपली वरीड। अभी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और फिर सेमी लॉकडाउन रहा, अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हैं, एग्जाम किसी तरह से की लिए जा रहे हैं, तो कितनी अनसर्टेनिटी है। और जो टॉप लेवल पे कोऑर्डिनेशन कंट्रोलिंग कर रहा है, उसके लिए भी डिसीजन मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट। सही निर्णय भी हो सकते हैं, गलत भी, गलत निर्णय से नुकसान भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन इज समथिंग विच इज नॉट एन इजी जॉब इफ देयर इज अ सिंगल एंटरप्रेन्योर एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज टेकिंग place. And because of the failure of the entrepreneur to control and regulate
एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न। बहुत बड़ा कारण है डिमिनिशिंग रिटर्न। दूसरा देखिए प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। अब आप ये कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर अकेला नहीं है, जो मॉडर्न डे बिजनेसेस हैं उसमें एक पूरी मैनेजमेंट टीम होती है जो निर्णय लेती है। एंटरप्रेन्योर के जमाने चले गए, अब वो एंटरप्रेन्योर सीईओ कहलाता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उसके साथ पूरा मैनेजमेंट बॉडी है जो निर्णय लेने में उसकी मदद कर सकती है। फिर उससे नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी है उसका ओनर कोई और है। ध्यान से सुनिएगा, ओनर शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा। उन शेयर होल्डर्स ने एक मैनेजमेंट बॉडी बनाई, एक सीईओ को दिया है कि भाई तुम अपना काम फंक्शन करो। तो शेयर होल्डर्स ओनर है, ओनर को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। कंपनी के जो मालिक है दे आर द प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल है शेयर होल्डर्स जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी, और उनके बिहाफ पे, तमाम शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे ये मैनेजमेंट बॉडी बनाई गई है। और ये मैनेजमेंट बॉडी निर्णय लेगी कि फर्म अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। तो प्रिंसिपल आर द शेयर होल्डर्स, और उन्होंने जो मैनेजमेंट और सीईओ बनाया है दे आर द एजेंट। जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वही प्रिंसिपल एजेंट, वही मेन एजेंट है, और प्रिंसिपल शेयर होल्डर्स मालिक। लेकिन यहाँ पे कंपनी का एम है, जो प्रिंसिपल है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन जो सीईओ है उसका इंटरेस्ट है कि अपना पे, अपने पैकेजेस, अपने पर्क्स, अपने कमीशंस उसको मैक्सिमाइज करे। कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में। मालिक कुछ चाह रहा है, एजेंट अपना कुछ और चाह रहा है। और एजेंट का बिहेवियर कई बार इतना इमोरल होता है कि उससे कंपनी को नुकसान होता है, और उसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम। समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ द एजेंट इज एक्सट्रीमली इमोरल एंड दैट लीड्स टू लॉसेस फॉर द फर्म। और कई बार लॉसेस इतने हो जाते हैं कि कंपनी बंद करना पड़ता है। तो एजेंट की अगर एक्टिविटीज कंट्रोल ना की गए, मैनेजमेंट की एक्टिविटी, तो दैट वुड आल्सो लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्योंकि एजेंट का ऑब्जेक्टिव अलग है, वो अपने पक्ष और कमीशन के लिए काम करता है। आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन आपका नाम जानते होंगे, पहले नाम लेना नहीं चाह रहा, चंदा कोचर, उन्हें हटाया गया, पद्मश्री मिले, पद्म भूषण मिला थे। और क्यों हटाया गया आप लोग जानते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन, but because of certain dubious deals that she has made, she was removed from it. तो एजेंट कई बार भरोसे मत कीजिए कि उसका बिहेवियर मॉरली साउंड रहेगा। बिहेवियर उसका मॉरली कई बार बहुत इनएफिशिएंट रहता, और उस इनएफिशिएंसी की वजह से फर्म्स को, कंपनी को लॉसेस होते। तो वो दूसरा कारण है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का प्रॉब्लम। और तीसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि आप ये सोचिए कि अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पानी से बिजली बनाते हैं वो टरबाइन रोटेट करता है, पानी की धार तेज पड़ती है तो टरबाइन रोटेट, या अधिक टरबाइन, अधिक कैपिटल, यानी अगर हम कैपिटल डबल करें, डबल टरबाइन कर दें तो पावर प्रोडक्शन डबल हो जाए, ऐसा नहीं है। ये पावर प्रोडक्शन तभी काम करेगा जब वहां पे सफिशिएंट फ्लो ऑफ वाटर, और अगर वाटर फ्लो सफिशिएंट नहीं है तो आप
2 की जगह 4 टरबाइन लगा दीजिए, कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो समटाइम्स योर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल है या उनका फ्लो वेरी करता, तो आपको कुछ समय के लिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल सकते। ये तीसरा कारण। तो 3 कारण वहां हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स के बताए, कौन कौन से याद कीजिए, गिनाइए। पहला इंडिविजिबिलिटी, दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर, तीसरा स्पेशलाइजेशन। और यहां भी आपको 3 कारण बताए डिमिनिशिंग रिटर्न्स के। एंटरप्रेन्योर एज अ फिक्स फैक्टर, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, एग्जॉस्टिबल नेचुरल। अब चलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल पर। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कई बार एग्जिस्ट करता है जब लॉन्ग रन में जो एक्स्ट्रा जो इंटरनल इकोनॉमीज हैं, यानी इंडिविजिबिलिटीज, डिवीजन ऑफ लेबर, इनकी वजह से जो इकोनॉमीज फर्म को मिल रही हैं वो डिस इकोनॉमीज के बराबर है, यानी जिन फैक्टर से डिस इकोनॉमीज मिल रही हैं। फेलियर ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम या एग्जॉस्टिबल नेचुरल, इनकी वजह से अगर डिस इकोनॉमीज मिल रही हैं और दूसरी तरफ इंडिविजिबिलिटी, स्पेशलाइजेशन से जो इकोनॉमीज मिल रही हैं, अगर ये दोनों बैलेंस करते हैं, बराबर करते हैं, तो हमें कांस्टेंट रिटर्न्स चाहिए। वो पिछले स्लाइड में हमने लास्ट में लिखा हुआ है कि व्हाई वी गेट कांस्टेंट रिटर्न्स। अब इस स्लाइड पे हम लोग चल रहे हैं, अगली स्लाइड है, आगे हम बढ़ गए हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे हमने ये दिखाने की कोशिश की है, एक कंपैरिजन है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसे पूरा कर लीजिए। CRS मतलब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न यानी एक फैक्टर पे आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं, यहाँ पे लेबर लिया है। तो इन दोनों का कंपैरिजन बताया कि कई बार कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट कर रहा है, बट देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए पर्टिकुलर फैक्टर। तो यहाँ पे फर्म हमने दिखाया है, ये जो OR है लाइन जो ओरिजिन से जा रही है डायग्राम में, ये आइसोक लाइन है, प्रोडक्शन पाथ है, और OL लेबर है, OK कैपिटल है, आप A पे हैं, O2L लेबर है, O2 के कैपिटल है, आप B पे हैं। 100 यूनिट Y आउटपुट है, फिर 2Y हो गया, यानी आपने लेबर कैपिटल डबल किया, आउटपुट डबल हो गया। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आपको मिल रहे हैं अलोंग लाइन OR। फर्म ऑपरेटिंग अंडर CRS बट देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन वन फैक्टर। अलोंग OR लेबर एंड कैपिटल आर डबल्ड, firm moves from A to B, signifying doubling of output from Y to 2Y। जब आप OR पर हैं, A से B पे जाते हैं तो लेबर कैपिटल डबल करते हैं, आउटपुट डबल हो जाता है, Y से 2Y, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन दूसरी तरफ फिक्स कैपिटल है, K स्टार M स्टार फिक्स कैपिटल लाइन, OK स्टार फिक्स कैपिटल। तो अगर फिक्स कैपिटल है, केवल आप लेबर बढ़ा रहे हैं, लेबर को आपने L से 2L किया, तो आप B पे नहीं जाएंगे, आप C पॉइंट पे चले जाएंगे। तो ये कैपिटल फिक्स है, K स्टार M स्टार, और वहां से वो आइसोक्वेंट पास हो रहा है जो C से जा रहा है, और वो आइसोक्वेंट B वाले B पॉइंट से पास हो रहा है, उससे नीचे है, तो कम आउटपुट दिखाएगा, 1.75Y दिखा रहा है। तो जब आपने लेबर कैपिटल डबल किया, सॉरी, जब आपने लेबर खाली बढ़ाया, डबल किया, कैपिटल फिक्स है, कैपिटल नहीं, तो आपको 2 टाइम्स आउटपुट नहीं बढ़ा, मिल रहा 1.75 टाइम्स, यानी देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और यहाँ पे वो लेबर है, देयर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर। तो कई बार फर्म इज वर्किंग अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, बट इट डज
नॉट इम्प्लाई कि उसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं मिल रहा है. So sometimes firms are working under CRS, constant returns to scale, but simultaneously it is also getting diminishing returns on a factor. एक फैक्टर को उसको diminishing returns मिल रहा है. So two things can operate simultaneously. There are constant returns to scale and there are diminishing returns on a particular factor. और वो इस डायग्राम में यहाँ लिखा है, ऊपर हेडिंग भी दी है, CRS एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. आप उसे खाली डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ए फैक्टर भी कर सकते. तो डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन ए फैक्टर आप आउटपुट 2 टाइम्स नहीं बढ़ रहा, आउटपुट कम बढ़ रहा, डिमिनिशिंग रिटर्न. तो even if you are getting, firm is getting constant returns to scale, but on a particular factor there could be diminishing returns. There could be diminishing returns. ये मत सोचेगा कि एक फैक्टर भी डिमिनिशिंग रिटर्न. और वो इसलिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है. हर एडिशनल यूनिट जो आप लेबर की बढ़ा रहे हैं, आपको कम प्रोडक्शन, उतना नहीं मिल रहा जितना. So these two things can operate simultaneously. One firm is operating under constant returns to scale. As scale of production is expanding, firms are getting constant returns, equiproportionate change in inputs and output. But if we take a particular factor and keep the other factor fixed, so we can say firm is also getting diminishing returns on a particular factor. एक फैक्टर को डिमिनिशिंग रिटर्न. अब आपके लिए ये असाइनमेंट है कि अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, तो आप डायग्राम बना के दिखाइए कि ऑन ए पर्टिकुलर फैक्टर फर्म आर गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स. तो ये कंपेयर, ये CRS के साथ हमने कंपैरिजन किया. आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के साथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए फैक्टर का कंपेयर कीजिए. इसी तरह से डिक्रीजिंग रिटर्न्स के साथ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए फैक्टर कंपेयर. तो ये एक केस है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का. इसकी जगह इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ले लीजिए. यानी जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है या डिक्रीजिंग रिटर्न, एंड साइमल्टेनियसली यू आर आल्सो गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए पर्टिकुलर फैक्टर लेबर, यानी आप कैपिटल फिक्स मान. तब देखिए क्या कैसे आप डायग्राम शो करते हैं, उसको बनाइए, देखिएगा. ये आपका असाइनमेंट है. एक पार्ट हमने किया है यहाँ पे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए फैक्टर. आपको 2 पार्ट करने हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए फैक्टर, एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल वर्सेस डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑन ए फैक्टर. ये 2 केस आपको अपने आप करना. तो इसके साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं. हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं. लॉट ऑफ गुड विशेस टू यू एंड कीप गिविंग मी योर फीडबैक कि आपको ये लेक्चर ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि हमको भी ये पता चलना चाहिए कि हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है. केवल लेक्चर को सुन के रख मत दीजिए. फीडबैक तभी आप दीजिए जब आप लेक्चर समझ लें, चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए, वो ज़रूरी है. क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर खुली तो फिर हम वो असाइनमेंट आपके देखेंगे, इसलिए असाइनमेंट का काम साथ साथ करते रहिए. बहुत से बच्चे हैं जो हमें रिपोर्ट करते रहते हैं, और आप लोग अपनी रिपोर्टिंग जारी रखिएगा, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी बात आप तक पहुंच पा रही है. If my lecture is reaching you, you should not hesitate to tell and report about it. Okay, good wishes and अपने आप को हेल्दी रखिए, सेफ रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए.
और नेक्स्ट टर्न पे फिर आपसे मुलाकात होगी।